है। ये मेटी की झांकी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर और हाँ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दो चीजें इस साल के हमारे लिए, इस साल की हमारी उपलब्धि रही है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। जिस तरह से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू किया है, जिस तरह से हमने 5G पर काम करना शुरू किया है, और जिस तरह से हमने सेमीकंडक्टर के मैं हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात के कवरेज के लिए दीपक जी वहां पे था, और किस तरीके से भारत की कंपनियां रोबोटिक्स पे काम कर रही हैं। रोबोटिक्स का विकास भारत में बहुत तेजी से हो रहा है। ड्रोन सिस्टम हो, रोबोटिक्स हो, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जिन्हें क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो जिनके अंदर 6 महीने के अंदर तकनीक बदल जाती है। तो इस हिसाब से इसमें बहुत काम हो रहा है। और भारत में डेटा जो है, भारत के डेटा के लिए जंग चल रही है कि भारत का डेटा हर कोई हासिल करना चाहता है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा सैंपल साइज, डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग किसी के पास नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री इस विषय में सोच ही रहे हैं, और हमारे डाटा कलेक्शन को भी बढ़ाने के लिए कई तरह की नई चीजें आ रही है। अब देखिए आगे क्या है। पोत परिवहन, नारी शक्ति ने कदम मिला में फैलाया नया उजास, पोत परिवहन से संभव हो पर्यटन का हुआ विकास। सागरमाला सागरमाला प्रोजेक्ट कैसे पोत परिवहन को बढ़ाया जाएगा, कैसे लिंक किया जाएगा पानी से पूरे देश को। ITBP, मिनिस्ट्री ऑफ होम होम अफेयर्स। भारत जो है वो केवल अपने बंदरगाहों का विकास नहीं कर रहा, चाहे आप ईरान में चाबहार का पोर्ट देखें, चाहे आप कोलंबो का ईस्टर्न पोर्ट जो है उसका विकास देखें, दुनिया के अलग अलग देशों में भी अब भारत की ये जो पोत विकास की योजना है, किस तरीके से बंदरगाहों को विकसित किया जाए, ये अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं एक तरीके से। इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। जी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, ये जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम है ना, ये सीमा के उन गांवों में, क्योंकि सीमा से ये जो सीमावर्ती गांव होते हैं, यहाँ से पलायन शुरू हुआ, इस कारण से एक बड़ा चैलेंज हुआ, क्योंकि वहां अगर स्थानीय लोग रहते हैं तो वो आंख कान अपने खुले रखते हैं और वो निगरानी रखते हैं सरहद। करगिल वॉर में बिल्कुल गडरियों ने बताया था, और मुझे आज तक याद है इस बात का पहला कंफर्मेशन जॉर्ज फर्नांडिस ने मेरे कैमरे में किया था सप्रो हाउस में। उन्होंने बताया था कि हाँ हम विचार करें, जॉर्ज साहब बोल देते थे और हम लोगों के साथ ज्यादा खुले हुए थे। दोनों झांकी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, G20 की झांकी, विदेश मंत्रालय की झांकी। विश्व देखता है भारत की G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया, दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया। मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी भोर, आशा से विश्व देखता है भारत। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र एकता का उत्सव है, साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका देख रहा था। परसों दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और टेक्नोक्रेट के साथ बैठ के उन्होंने कहा ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकता है, मेरी बात मानती नहीं लोग। तो ये बता रहा था कल, मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुझे भेजी, मैंने देखी, मैंने आनंद लिया उसका। लेकिन भारत ने बाकायदा चुनाव आयोग ने जो है विज्ञान भवन के अंदर एक हैकाथॉन आयोजित किया था, लोगों को ओपन चैलेंज दिया था। देखिए दीपक जी, कोई चीज हो सकती है इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो होता है। खाने में जहर भी मिलाया जा सकता है, लेकिन क्या मिलाया गया है, इससे खाने का परीक्षण किया जाएगा कि क्या जहर मिलाया गया है। उसी तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये दुनिया की लोकतंत्र में एक तरीके से हम दुनिया के कई देश यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं, कई देशों में हम ये सहयोग देते हैं। इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया लालच और शक का कोई इलाज नहीं। स्थापित नेताजी सुभाष वैसे ईवीएम का सबसे पहले इस्तेमाल जो है वो 2004 के चुनाव में हुआ था लोकसभा में, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। और उसमें चुनाव का परिणाम क्या हुआ था? विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। नेतृत्व में जो है यूपी की सरकार विश्व पटल पर और अगर इतना शक था तो 10 सालों के अंदर उसमें बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ईवीएम के आने के बाद भारत का हर कोई ये मानता रहा, जो सवाल उठे थे उसके बाद भी। सबसे बड़ी बात ईवीएम को लेकर कौन आया? राजीव गांधी जी।
राजीव गांधी से पहले हालांकि किसी पार्टी दल का सवाल नहीं, मुझे लगता है कि दीपक जी की इस पूरे मामले के अंदर जो तमाम विशेषज्ञ हैं, इसके स्टोरेज से लेकर इसकी जो सारी व्यवस्था है उसमें काफी सेंट्रल विस्टा की झांकी देखिए, जो दिल्ली बदल रहा है। पूरे घर के बदल डालेंगे मोदी जी और दिल्ली बदल रहा है। किस तरह से सेंट्रल विस्टा सजी संवरी दिल्ली कैसी दिखेगी ये इस झांकी में देख लें। हाँ बिल्कुल, ये देखिए नया पार्लियामेंट। सबसे ज्यादा आकर्षण और मैं आपको बता दूं, CPWD CPWD जो है वो वही सब देखरेख करती है इस पूरे इलाके की। इतनी साज सजावट होती है और जो तमाम जो राउंड अबाउट्स हैं, गोल चक्कर हैं, उनके ऊपर फूलों की झांकियां, पेड़ अगर गंदे हो गए उनको साफ करना। संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की लेकिन साफ सुथरा रहता है। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भारत कितना पुराना लोकतंत्र है, भारत की लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं। ऋग्वेद में लिखा गया है लोकतंत्र के बारे में, ऋग्वेद में लिखा गया है। और ऋग्वेद लिखता क्या है? ऋग्वेद लिखता ये है कि उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूँ। समानता लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे ही महाजन पदों का उदय हुआ, गणतंत्र की अवधारणा को प्रमुखता मिली और इसके बाद बौद्ध और जैन दर्शन ने सामूहिक शासन का समर्थन किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लोक कल्याण के शासन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। राजा अशोक के शासनकाल तक ये जारी रहा, जिनके शासनकाल में जन उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया गया। खलीमपुर में राजा गोपाल, ईशान्य भारत के राज्यों में उथिरा मेरूर में चोल राजा परांतक और विजयनगर के कृष्णदेव राय उत्तराधिकारी सरकारों को उदाहरण के रूप में